चलिए सुनते हैं असंतुलित रथ की हमसफर भाग 2 की कहानी। प्लेटफार्म पर नीचे उतरने के बाद दीपा ने कहा, हमारे बरेली में ज़्यादातर रिक्शे ही चलते हैं, लेकिन अब तुम बेरोजगार नहीं रहे, इसीलिए हम टैक्सी से घर चलेंगे। उसे बुक कर लो, मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। रवीश का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। नहीं, दीपा ने सिर हिलाया। क्या? रवीश का उत्साह झाग सा बैठ गया। मुझे अपने घर ले चलने की तैयारी करो। दीपा पलकों को नीचा करते हुए मुस्कुरा, और तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रवीश ने अपने बैग के साथ दीपा का सूटकेस उठाया और गेट की ओर दौड़ पड़ा, मानो डर रहा हो कि दीपा कहीं अपना इरादा न बदल दे। रवीश से मिलने के बाद प्रखर भैया तो रिश्ते के लिए राजी हो गए, लेकिन माँ के मन में कुछ हिचकिचाहट थी। उनका कहना था कि एक दिन की मुलाकात में किसी आदमी के बारे में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी डिग्री, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। दीपा ने मम्मी के गले में हाथ डाला, फिर इठलाते हुए बोली, रवि से की मुलाकात में अपनी शराफत का परिचय दे चुका है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दीपा की इच्छा देख मम्मी भी मान गई। यह तय हुआ कि प्रखर भैया और हेमा भाभी रवीश के साथ उसके घर जाएंगे। अगर उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी हुए तो शादी कर दी जाएगी। उच्च शिक्षित बहू के नाम पर रवीश ने अपने मम्मी पापा को राजी कर लिया। प्रखर ने इधर उधर से भी रवीश के बारे में पूछताछ की। संतुष्ट होने पर धूमधाम से उनकी शादी हो गई। दीपा ने जितना सोचा था, रवीश उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता था। उससे दीपा की हर दिन होली और हर रात दिवाली हो गई थी। रवीश के प्यार में डूबी वह अपनी किस्मत पर इतराती रहती। धीरे धीरे 6 माह कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अखबार में बलरामपुर के पड़ोसी जिले गोंडा के एक विद्यालय में प्रवक्ता की रिक्ति निकली थी। दोनों शहरों के बीच केवल 40 किमी की दूरी थी। दीपा ने वहां आवेदन भरने की ख्वाहिश जाहिर की तो रवीश उसकी पलकें चूमते हुए बोला, अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये पल दोबारा नहीं आएगा, इन्हें भरपूर जी लो। नौकरी के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। खुशी से भर दीपा किसी बेल की तरह लिपट गई थी रवीश के चौड़े सीने से। रवीश ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था, किंतु दीपा की यह खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। हर बीतते दिन के साथ रवीश की बाहों का घेरा कसता ही चला जा रहा था। दीपा को लेकर वह जरूरत से ज़्यादा पजेसिव हो जा रहा था। वह उसे हर समय अपने आसपास ही देखना चाहता था। किसी दूसरे पुरुष से उसका शिष्टाचारवश भी बात करना उसे बर्दाश्त नहीं होता। दीपा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसका प्यार है या असुरक्षा की भावना। उसे अपनी स्थिति खूबसूरत पिंजरे में कैद पक्षी की तरह महसूस होने लगी थी। इस बीच बीमारी के कारण माँ भी साथ छोड़कर चली गई थी। तब वह बरेली गई थी, लेकिन चाह कर भी किसी को कुछ बता नहीं पाई। बताती भी क्या कि रवीश उससे इतना प्यार करता है कि अपनी जान से भी ज़्यादा महफूज रखना चाहता है। किंतु यह तो कोई अपराध न था। न जाने यह कैसी त्रासदी थी कि प्यार कहीं बार अधिकार का रूप धर पूर्ण स्वाभिमत्व की कामना करने लगता है। यहीं से प्रारंभ होती है क्रूरता और दमन की दास्तान, जो नीत नए भेष धर स्त्री की नीति को लिखता अपना अधिकार समझ लेती है। कुछ ऐसा ही प्रावधान या रवीश और दीपा के प्यार का। मई की गर्मी शुरू हो चुकी थी। दीपा घर के लिए नए पर्दे लेने एक शोरूम में गई थी। वहीं रवीश के सहकर्मी प्रोफेसर नवल मिल गए। उन्होंने दीपा के साथ भारी भरकम थैलों को देखा तो अपनी कार से घर छोड़ देने के लिए कहा। तपती दोपहरी में रिक्शा मिल पाना मुश्किल था, इसीलिए दीपा उनकी कार में बैठ गई। रवीश ने जब उसे प्रोफेसर नवल की कार से उतरते देखा तो बुरी तरह भड़क गया। तुम तो ऐसा चीख चिल्ला रहे हो जैसे मैं नवल जी की कार में लिफ्ट लेकर नहीं बल्कि मुंह काला करके आ रही हूँ। उस दिन पहली बार दीपा ने टोक दिया। तड़ाक एक झनाटेदार थप्पड़गार पर पड़ा। हतप्रस्त दीपा संभल भी नहीं पाई थी कि रवीश पागलों की तरह उस झकझोरते हुए चिल्लाया,
दोबारा ऐसी बात सपने में भी जुबां पर मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। अपने अंदर का विष उगल रवीश ने दीपा को छोड़ दिया, किंतु श्रीहीन हो चुकी दीपा का शरीर अपने को संभाल न सका और लहराता हुआ नीचे गिर पड़ा। इसी के साथ उसका माथा समीप रखी मेज से टकराकर और खून की धार बह निकली। संयोग से उसी समय प्रखर भैया का फोन आ गया। दीपा ने पहले कॉल नहीं उठाई, किंतु जब दोबारा कॉल आई तो अपने को संभालते हुए उसने कहा, हेलो। दीपा ने बहुत कोशिश की थी लेकिन उसके स्वर में छुपे दर्द की आहट प्रखर भैया के कानों ने सुन ली थी। अगले ही पल उनका घबराया स्वर आया, दीपा तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीपा अपनी सिसकियों को पीछे धकेलते हुए बोली, अगर ठीक हो तो वीडियो कॉल करो। प्रखर भैया का मन शांत नहीं हो पा रहा था। भैया नेटवर्क खराब है, वीडियो कॉल नहीं हो सकती। दीपा नहीं चाहती थी कि उसके दर्द की टीस भैया तक पहुँचे। रवीश के फ़ोन से वीडियो कॉल करो, सारे नेटवर्क एक साथ खराब नहीं हो सकते। प्रखर भैया की आशंका बलवती होती जा रही थी। भैया ने बहुत कोशिश की लेकिन दीपा ने वीडियो कॉल नहीं की। जानती थी कि वे अपनी बहन के शरीर से बहता हुआ रक्त का एक कतरा भी नहीं देख सकते। फिर वही हुआ जिसका दीपा को डर था। अगली सुबह ही प्रखर भैया आ पहुँचे। बहन के सिर पर बंधी पट्टी और उसका कारण समझ उनका खून खौल उठा। अपने जज्बातों को काबू कर उन्होंने रवीश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अपनी गलती समझ में ही नहीं आ रही थी। हर बात का उसके पास एक ही जवाब था कि दीपा उसकी है और उसे केवल उसकी ही बनकर रहना होगा। वह और कोई तर्क मानने को तैयार ही न था। दीपा घर चल, मैं तुझे ऐसे इंसान के पास नहीं छोड़ सकता। प्रखर भैया ने उसी दिन निर्णय ले लिया। भैया रवीश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। दीपा ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। यह प्यार नहीं, वह स्पन है। आज इसने तेरा सिर फोड़ा है, कल कुछ और कर सकता है। तेरा इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। प्रखर भैया अपने निर्णय पर अडिग थे। मन तो दीपा का भी आशंकित था, लेकिन वह इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं ले चाहती थी। अतः तय हुआ कि अभी वह बरेली चले, बाद में जब रवीश को अपनी गलती का एहसास हो जाए तब वापस आ जाएगी। किंतु हुआ उसका उल्टा। दीपा के इस कदम ने रवीश को क्रोधाग्नि को दावानल में परिवर्तित कर दिया। दीपा या प्रखर भैया जब भी उसे फ़ोन करते, समझने की बजाय वह गाली गलौज पर उतर आता। उसका कहना था कि दीपा ने उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए जब तक वह लिखित माफ़ी नहीं मांगती उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हताश प्रखर भैया ने एक वकील से तलाक के कागजात तैयार करवा लिए। उन्होंने बहुत समझाया, किंतु दीपा अपने आप को उन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उधर हर बीतते दिन के साथ हेमा भाभी का व्यवहार भी खराब होता जा रहा था। दीपा को लेकर प्रखर भैया से उनकी अक्सर बहस हो जाती थी। इसके चलते दीपा की स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई थी। उसने न तो रवीश के पास लौटते बन रहा था और न ही यहाँ रहते। पिछले महीने जरा सी बात पर हेमा भाभी ने उसे धक्का दे दिया था। दूसरे कमरे से प्रखर भैया ने पत्नी की इस हरकत को देख लिया था। दीपा ने भी साफ देखा था कि बेबसी से उनकी आंखें भर आई है, जिन्हें वे चुपके से पूछ रहे थे। उसने उसी दिन देहरादून के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन भेज दिया था। लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था और कुछ ही दिनों में उसका नियुक्ति पत्र आ गया। 2 दिन पहले एक विवाह में शामिल होने प्रखर भैया भाभी के साथ ससुराल गए थे। तब दीपा चुपचाप देहरादून चली आई। कॉलेज के ही हॉस्टल में उसे एक कमरा मिल गया था। तैयार हुआ ज्वाइनिंग के लिए प्रिंसिपल से मिलने गई। डी सिंह कक्ष के बाहर उनकी नेम प्लेट जगमगा रही थी। दामिनी मैम आप? भीतर प्रवेश करते ही दीपा चौंक पड़ी। हाँ मैं प्रिंसिपल ने अपना चश्मा उतार कर मेज पर रखा। फिर बोली, तुम्हारी एप्लीकेशन देखते ही मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि तुमसे अच्छा टीचर इस कॉलेज को नहीं मिल सकती। थैंक यू मैम। दीपा के चेहरे पर खुशी के चिन्ह उभर आए। अनजान प्रिंसिपल से मिलने का तनाव पल भर में गायब हो गया, किंतु अगले ही पल वह एक बार फिर चौंक पड़ी। दामिनी मैम की मांग का सुनापन किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। मैम वो गीतेश सर, उसने अटकते हुए अपना वाक्य अधूरा
छोड़ दिया। यह कॉलेज है, शाम को घर आओ, तब इत्मीनान से बात करेंगे। दामिनी मैम ने मुस्कुराने की कोशिश की। दीपा क्लास में चली आई, किंतु उसका मन व्यथित हो रहा था। दामिनी मैम उसके कॉलेज के सबसे लोकप्रिय टीचर थी और वह उनकी सबसे प्रिय छात्रा। दामिनी मैम और फिजिक्स के प्रोफेसर गीतेश सर एक दूसरे को पसंद करते थे। सभी जानते थे कि दोनों शादी करने वाले हैं। एक दिन खबर आई कि गीतेश सर का चयन आईएएस के लिए हो गया है। पूरे कॉलेज में चर्चा हो रही थी कि पता नहीं अब वे दामिनी मैम से शादी करेंगे या नहीं। फेयरवेल पार्टी में बधाई के बीच जब गीतेश सर के बोलने का नंबर आया तो उनका कहा गया पहला वाक्य आज भी दीपा को अच्छी तरह से याद है। दोस्तों, आप सब कल शाम मेरी और दामिनी जी की रिंग सेरेमनी में आमंत्रित हैं। ज्वाइनिंग से पहले मैं आपकी सबसे अच्छी टीचर को चुरा ले जाना चाहता हूँ। बहुत देर तक तालियों की गूंज गूंजती रहती थी। सभी के होंठ पर दामिनी मैम के भाग्य और गीतेश सर की शराफत के चर्चे थे। अगले ही महीने दामिनी मैम शादी करके चली गई। 7 साल बीत गए। इस बीच गीतेश सर का कई जगह ट्रांसफर हुआ। फिर धीरे धीरे उन सबके संपर्क टूट गया था। आज दामिनी मैम से मुलाकात हुई तो उनकी मांग का सुनापन दीपा को बेचैन दे रहा था। क्या गीतेश सर के साथ कोई हादसा हो गया है? अभी उनकी उम्र ही क्या थी? किसी तरह शाम हुई तो वह दामिनी मैम के घर जा पहुंची। वह उसी का इंतजार कर रही थी। मैम, वो सोफे पर बैठते हुए दीपा के होंठ हिले। वह चाहते हुए भी अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। वो छोटी सी कहानी है। दामिनी मैम के चेहरे पर दर्द की रेखाएं फैल गईं, किंतु जल्द ही उन्होंने अपने को संभाला और मेज पर रखी बिस्किट का प्लेट दीपा को बढ़ाते हुए बोली, एक दिन छोटी सी बात पर गीतेश मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं उसी दिन उसके बंगले को छोड़कर चली आई, फिर तलाक ले लिया। आपने छोटी सी बात पर तलाक ले लिया? दीपा का मुंह आश्चर्य से फैल गया। तुम मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन अब कलीग हो, इसलिए तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ। दामिनी मैम ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा, फिर बोली, मैं गीतेश को आज भी प्यार करती हूँ और वो भी मुझे करता होगा। तो फिर ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। दामिनी मैम ने दीपा के चेहरे की ओर देखा, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास उठा 2-3 घूंट भरने के बाद बोली, पति पत्नी गृहस्थी के रथ के 2 पहिए हैं। यह रथ स्थिति गति से तभी चल सकता है जब दोनों पहिए बराबर हों। एक पहिए को छोटा या दूसरे बड़ा होने पर रथ का डमाडोल होना आवश्यक भावी है। बात यह थप्पड़ से लगने वाली चोट की नहीं, बल्कि उससे उद्घोषित होने वाले बात की थी कि अब गीतेश ने या तो मुझसे छोटा समझ लिया है या अपने आप को बड़ा। यह असंतुलन एक बार उत्पन्न होने के पश्चात कभी घटता ही नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता। जब रथ का धराशायी होना अवश्य भावी हो तो उसकी यात्रा का यथाशीघ्र परित्याग कर देना ही ज़्यादा सुरक्षित विकल्प होता है, और मैंने इसी विकल्प का चुनाव किया। कहते कहते दामिनी मैम का सारा तनाव गायब हो गया और उनके चेहरे पर अभूतपूर्व शांति छा गई। दीपा ने अंदर ही अंदर अपने पंखों को तौला, फिर बोली, मैम, क्या क्षमा कर देना बेहतर विकल्प नहीं होगा? क्षमा समतल या छोटे को दी जाए तभी सार्थक होती है। अहंकारी को क्षमा निरर्थक है, क्योंकि वह इसे दूसरे की सहृदयता नहीं अपितु अपनी जीत समझता है। फिर उसकी प्रवृत्ति और अधिक हिंसक होती जाती है। दामिनी मैम ने कटु सत्य उजागर किया। क्या आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती? दीपा अभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। 2 बुरे में से किसी एक का चुनाव करना हो तो तुम क्या करोगी? दीपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह खामोशी रह गई। दामिनी मैम भी इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। उन्होंने जल्दी ही डिनर लगवा दिया। डिनर कर दीपा हॉस्टल लौट पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी और सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसके पैर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से दौड़कर आ रही हो। कमरे में उसने हाँफते हुए सूटकेस खोला। सामने ही एक बड़ा सा लिफाफा रखा हुआ था। कांपते हाथों से उसने उसमें रखे कागज को बाहर निकाला और उसने पन्नों को पलटते लगी। अचानक उसकी पलकों से एक बूंद टपककर उन कागज पर जा गिरी। इसी के साथ दीपा के चेहरे के भाव बदल गए। नहीं, वह इन मोतियों को बाहर निकाल कमजोर नहीं बनेगी। उसने अपनी पलकों को पोंछा और तेजी से हर पन्ने पर हस्ताक्षर करने लगी। उसके बाद उनकी फोटो खींच प्रखर भैया को व्हाट्सएप पर भेज दिया। राहत की सांस लेते हुए उसने उन कागजों को लिफाफे में वापस रखा और उस पर रविश का पता लिखने लगी। असंतुलित रथ की हमसफर वह भी नहीं बनेगी। लिफाफे को
बंद कर उसने मेज पर फेंका और बिस्तर पर लुढ़क गई। उस रात बहुत दिनों बाद उसे चैन की नींद आई। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।